हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के ऊपर फोर्थ वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को कवर करा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स इशूड बाय सब्सिडरी कंपनी। सेकंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मींस डिविडेंड declared and paid by subsidiary company out of pre-acquisition profit। इसके अलावा म्यूचुअल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो सब भी हमने इस क्वेश्चन के अंदर कवर किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो कंपनीज हमें दी हुई है, एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, और उनकी ये जो बैलेंस शीट है उसकी डेट है 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट के अंदर हमें शेयर कैपिटल दी हुई है 10 लाख एंड 3 लाख, यानी कि होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है 10 लाख और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट है 3 लाख। और एक शेयर जिसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए। तो अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है तो हम बोल सकते हैं कि जो सब्सिडरी कंपनी की हमें शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए दी हुई है वो इस तरह से डिवाइडेड है 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस को अगर हम देखते हैं तो जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज में हमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट नंबर पे आइटम हमें दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम देखते हैं तो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, और एक आइटम हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, यानी कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर्स खरीदे हैं उसकी कॉस्ट है 1,70,000, 1,70,000। इसके अलावा करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स, बीआर, कैश, और टोटल हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट का होल्डिंग कंपनी का 20 लाख और सब्सिडरी कंपनी का टोटल है 5,37,000। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर हमें 5 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं और एक हमें नोट दिया हुआ है। पहले हम एक बार नोट को रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का मतलब यहां पे हो गया सब्सिडरी कंपनी, there was a contingent liability for bills discount for ₹45,000। मतलब एस लिमिटेड की बुक्स में एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी जो कंफर्म नहीं है। डेट कैन बी अराइज और डेट कैन नॉट बी अराइज, मतलब जो लाइबिलिटी हमें पे भी करनी पड़ सकती है और पे नहीं भी करनी पड़ सकती। तो एस लिमिटेड के बीआर में 45,000 के बीआर ऐसे हैं जिनको बैंक से डिस्काउंट करवाया जा चुका है। इसका मतलब ये हो गया ये बीआर हमारे एस लिमिटेड के पास नहीं है, ये बीआर बैंक के पास पड़े हुए हैं और हम बैंक से पैसा लेके बैठे हुए हैं, यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने अपने बीआर बैंक को दे दिए और उनसे कैश पैसा ले लिया। कल को अगर बैंक को आगे पैसा नहीं मिलता उन बीआर का तो बैंक सब्सिडरी कंपनी से पैसा वसूल कर सकता है। इसलिए सब्सिडरी कंपनी ने यानी कि एस लिमिटेड ने इसको अपनी क्या माना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब आते हैं कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई है। उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 40,000 रुपए, दैट इज 40,000 रुपीज। इस 40,000 में से 15% हम लोगों ने डिविडेंड पे किया है और ये डिविडेंड दिया गया है 1 सितंबर 2019 को ऑन द कैपिटल हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 19, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को जो कैपिटल थी उस कैपिटल के ऊपर 15% डिविडेंड दिया गया है 1 सितंबर 2019 को। और इसी डिविडेंड को हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, यानी कि जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं उससे पहले वाले पीरियड का ये डिविडेंड है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है बोनस शेयर। सब्सिडरी कंपनी ने बोनस दिए हैं, दैट इज 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2। रिमेंबर, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 का मतलब हो गया जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको एक बोनस शेयर इश्यू करा है सब्सिडरी कंपनी ने। रिमेंबर, होल्डिंग ने इश्यू नहीं करा है, ये सब्सिडरी ने, यानी कि जिसके पास 2 हैं उसको एक शेयर दिया है बोनस के रूप में। अब आप ये भी बता दूं, बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कोई कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से देती है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कंपनी उन शेयर्स का कोई पैसा चार्ज नहीं करती, जो पास्ट प्रॉफिट्स होते हैं, पास्ट रिजर्व्स होते हैं, उसमें से बोनस दिए जाते हैं। और थर्ड एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है बिल्स पेबल ऑफ एस लिमिटेड रिप्रेजेंट बिल्स इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। मतलब सब्सिडरी कंपनी के बीपी में कुछ बीपी ऐसे हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एच लिमिटेड को। इसका मतलब वो बीपी किसके नाम पे इश्यू है, एच के नाम पे, यानी कि एस लिमिटेड के लिए वो अगर बीपी है तो एच लिमिटेड के लिए वो क्या हो गए, बीआर हो गए, जिसको हम म्यूचुअल डेब्ट्स के नाम से जानते हैं।
और उसमें आगे लिखा हुआ है एच लिमिटेड ने उन बीपी में, एच लिमिटेड के पास वो बीआर है और उस बीआर में से 20,000 के बीआर एच लिमिटेड ने बैंक से क्या करवा रखे हैं, डिस्काउंट करवा रखे हैं। अब आता है फोर्थ एडजस्टमेंट, द एंटायर स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड रिप्रेजेंट गुड सप्लाइड बाय एच लिमिटेड एट कॉस्ट प्लस 25%। जितना भी स्टॉक एस लिमिटेड के पास है वो सारा का सारा स्टॉक एच लिमिटेड से आया हुआ है और एच लिमिटेड ने उस सामान के ऊपर 25% प्रॉफिट कमाया था अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। दोबारा सुन लीजिए, एस के पास जो स्टॉक है सारा स्टॉक एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी से आया हुआ है और होल्डिंग कंपनी ने उस माल के ऊपर 25% प्रॉफिट कमाया था कॉस्ट प्राइस में। अब आता है फिफ्थ एडजस्टमेंट है, एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एग्रीड दैट फॉर सर्विस एच लिमिटेड विल चार्ज 500 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। एच लिमिटेड ने हो सकता है एस लिमिटेड को कुछ सर्विस प्रोवाइड करी है और एच लिमिटेड उन सर्विसेज के बदले में 500 रुपए महीना चार्ज करेगी और ये जो सर्विस चार्जेस एच लिमिटेड लेगी, ये जो सर्विस चार्जेस कौन लेगी, एच लिमिटेड लेगी, उसकी एच लिमिटेड और एस लिमिटेड ने अभी तक दोनों ने कोई एंट्री पास नहीं करी है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आगे आता है एच लिमिटेड एक्वायर्ड, सिक्स एडजस्टमेंट, 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 12,000 शेयर्स खरीदे हैं। रिमेंबर यहां पे हमें जो शेयर्स दिए हुए थे वो थे 30,000, सब्सिडरी कंपनी के थे 30,000 शेयर। अब 30,000 में से होल्डिंग कंपनी ने खरीदे हैं 12,000 शेयर। बट ध्यान रखना ये जो 30,000 शेयर्स हैं ये बोनस के बाद हैं, इसको कैसे डील करेंगे ये भी थोड़ी देर में अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो 12,000 शेयर्स खरीदे हैं एच लिमिटेड ने, इनकी कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 1,70,000, दैट इज 1,70,000, यानी कि 1,70,000 में होल्डिंग कंपनी ने ये शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के परचेज किए हैं। ये दोनों कंपनी की बैलेंस शीट और ये 5-6 एडजस्टमेंट्स आपको दिए हुए हैं, इनसे हमें अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बोनस शेयर्स के बारे में बता दूं कि हम बोनस शेयर्स को कैसे डील करेंगे, क्योंकि बहुत स्पेशल एडजस्टमेंट है। बोनस शेयर मैं आपको बता चुका हूं, ये वो शेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और ये जनरली दिए जाते हैं कंपनी द्वारा अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए हैं और उस कंपनी ने उसकी एंट्री कर दी अपनी बुक्स में, तो आपको एक तरह से उसका रिवर्स करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय यानी कि नेटवर्थ निकालते समय रिवर्स करने का मतलब, अगर किसी कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल में बोनस शेयर कैपिटल जोड़ दी है तो आपको शेयर कैपिटल में से वो क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है और जिस रिजर्व्स में से, जिस पी&एल अकाउंट में से दिया है उसमें वापस ऐड कर देना है। दोबारा सुन लीजिए, जैसे हमारे क्वेश्चन में सब्सिडरी कंपनी ने बोनस दिए हैं तो हम क्या करेंगे, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल में से उस बोनस शेयर कैपिटल का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे और जिन रिजर्व्स में से वो दिया है या जिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से वो दिया है उसमें उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसा तब करना है जब उस कंपनी ने उस बोनस शेयर की एंट्री अपनी बुक्स में कर दी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्सिडरी कंपनी ने कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स दिए। तो एक छोटा सा हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया। यहाँ पे ओरिजिनल शेयर मैंने लिखे हैं 2, क्योंकि 2 के बदले में एक बोनस दिया था, तो 2 के बदले में सब्सिडरी कंपनी ने दिया है 1 बोनस। तो इसका मतलब हो गए ओरिजिनल शेयर थे 2, बोनस हो गया 1, तो टोटल शेयर कितने हो गए यहाँ पे 3। अब बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी के टोटल शेयर्स कितने थे, यहाँ पे 30,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, तो इसका मतलब टोटल शेयर वाज 30,000। तो इस कैलकुलेशन से हम निकाल देंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर। हमने क्या करा, 30,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा और 3 का डिवाइड करा, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पे कर दिया। 30,000 इंटू 1/3 एंड दिस फिगर कम्स टू 10,000। इसका मतलब ये हो गया सब्सिडरी कंपनी ने जो बोनस शेयर्स दिए हैं वो है 10,000 और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ गया हमारा 1 लाख। तो 10,000 इंटू 10, बोनस शेयर कैपिटल इज 1 लाख और ओरिजिनल शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख। कैसे, क्योंकि टोटल 3 लाख की जो शेयर कैपिटल थी उसमें 2 लाख तो हो गई ओरिजिनल शेयर कैपिटल और 1 लाख हमारी हो जाएगी बोनस शेयर कैपिटल।
अब हम लोग देखते हैं इसके स्टेप्स। जैसा कि हम जानते हैं स्टेप 1 होता है जिसमें हमें निकालना होता है सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ। तो देखिए ये स्टेप रहा हमारा फर्स्ट स्टेप, स्टेटमेंट शोइंग नेटवर्थ ऑन 1 जुलाई 2019। हमने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि जो नेटवर्थ निकाली जाती है ये एक तो सब्सिडरी कंपनी की निकाली जाती है और ये निकाली जाती है डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब हो गया जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने ये शेयर्स एक्वायर करें, और हमने देखा था क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा हुआ था कि होल्डिंग कंपनी ने ये शेयर्स 1 जुलाई 2019 को एक्वायर किए। नेटवर्थ निकालते समय जो मेन आइटम्स होते हैं इसके नेटवर्थ के, वो होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, P&L। अगर रिवैल्यूएशन पे कोई प्रॉफिट या लॉस हो तो वो एडलेस हो जाते हैं, कोई फिक्टिशियस एसेट्स हो तो वो हम माइनस कर देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं शेयर कैपिटल। अब सब्सिडरी कंपनी की जो हमें शेयर कैपिटल दी हुई है वो है 3 लाख, लेकिन आपको ध्यान, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा, इस 3 लाख को हमने बाइफिकेट किया तो पता चला 2 लाख रुपए तो है हमारी ओरिजिनल शेयर कैपिटल और 1 लाख रुपए है हमारी बोनस शेयर कैपिटल। हम यहां पे लिख रहे हैं ओरिजिनल शेयर कैपिटल, यानी कि अगर बोनस शेयर कैपिटल इसमें जुड़ी हुई है तो आप उसको अलग अलग कर लीजिए और आप सिर्फ लिखिए यहां पे ओरिजिनल शेयर कैपिटल। तो 3 लाख में ओरिजिनल शेयर कैपिटल का हमारा अमाउंट है 2 लाख रुपए। अब लेते हैं जनरल रिजर्व। सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व हमें बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है 50,000, बट ये 50,000 1 लाख रुपए के बोनस शेयर्स इशू करने के बाद है। तो मैंने आपको बोला था कि हम इसको, ये जो बोनस शेयर्स होते हैं इसका जो अमाउंट होता है शेयर कैपिटल में से तो माइनस कर देते हैं और जिस रिजर्व में से ये लेस किया हुआ या P&L में से लेस किया हुआ उसमें हम वापस ऐड कर देते हैं। यानी कि हमारा जनरल रिजर्व 50,000 है, हमने इसमें वो जो 1 लाख के इसमें से जो बोनस शेयर्स दिए हुए हैं उसका अमाउंट इसमें वापस ऐड बैक कर दिया। तो इस तरह से जनरल रिजर्व का अमाउंट हो गया 1,50,000, दैट इज 1,50,000। अब हम लेते हैं P&L। P&L का क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 85,000 और ओपनिंग बैलेंस हमें P&L अकाउंट का दिया हुआ था 40,000 रुपए। ये क्वेश्चन के पार्ट थे। ओपनिंग बैलेंस साफ साफ दिया हुआ था 40 और क्लोजिंग दिया हुआ था हमें 85। इसके लिए आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा है, हम एक मेमोरेंडम P&L अकाउंट तैयार करते हैं करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए, अगर ये दिया हुआ नहीं होता है तो देखिए ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 40 और क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 85,000। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था प्री एक्विजिशन डिविडेंड का। सब्सिडरी कंपनी ने 1 सितंबर को डिविडेंड दिया था ओरिजिनल शेयर कैपिटल के ऊपर। अब ओरिजिनल शेयर कैपिटल हमारी कितनी है 2 लाख, उस 2 लाख के ऊपर 15% का डिविडेंड दिया था, तो ये जो 2 लाख का 15% डिविडेंड है ये हो गया 30,000 रुपए और इसको हम बोल रहे हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब प्री एक्विजिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर 1 सितंबर को कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो ये इसका मतलब ये इस साल का डिविडेंड नहीं है, ये पिछले साल का डिविडेंड है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी था कि जो 1 अप्रैल 2019 को शेयर कैपिटल थी ये उस पे कैलकुलेट की गई है। तो 1 अप्रैल 2019 को सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी वो 2 लाख रुपए थी, तो 2 लाख का 15% 30,000, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड को हम हमारा जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर देंगे। तो 40,000 में से हमने 30,000 को माइनस करा तो ओपनिंग बैलेंस हमारा निकल के आ गया 10,000। अब आप देखिए ओपनिंग बैलेंस था 10,000 P&L का और क्लोजिंग बैलेंस पहुंच गया 85,000, यानी कि जो करंट ईयर का हमारा नेट प्रॉफिट है वो है 75,000। अब 75,000 करंट ईयर का प्रॉफिट है और हम नेटवर्थ कब निकाल रहे हैं 1 जुलाई 2019 को। तो 1 जुलाई 19 से पहले का जो प्रॉफिट है यानी कि अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का हम प्रॉफिट निकालेंगे। 75,000 इंटू 3/12 तो ये आ गया 18,750 और ये ओपनिंग बैलेंस है ही P&L का हमारा 10,000। ये हमारा जनरल रिजर्व है 1,50,000 जिसमें हमने बोनस शेयर का अमाउंट ऐड करा था। ये हमारी शेयर कैपिटल है, वैसे तो शेयर कैपिटल 3 लाख थी बट इसमें 1 लाख के बोनस शेयर्स जुड़े हुए थे जिसको हमने माइनस कर दिया और इन चारों आइटम का टोटल लगाया तो आ रहा है 3,78,750। दिस इज द नेटवर्थ और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करने के लिए। अब हम आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम निकालते हैं गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, दोनों में से कोई एक चीज हमें कोई एक चीज बाहर निकल के आएगी। कैसे निकालते हैं,
सबसे पहले हमने लिखा है शेयर इन नेटवर्थ, जो होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं सब्सिडरी कंपनी में कितने परसेंटेज शेयर खरीदा है, तो नेटवर्थ है 378,750 और होल्डिंग कंपनी ने खरीदा है 60% शेयर्स। अब क्वेश्चन है 60% कैसे आया, आपको पता होना चाहिए सब्सिडरी कंपनी की ओरिजिनल शेयर कैपिटल है 2 लाख। 2 लाख का मतलब हो गया 20,000 शेयर 10 रुपए वाले, और 20,000 शेयर में से होल्डिंग कंपनी ने खरीदा है 12,000 शेयर, 12,000 शेयर। दोबारा सुन लीजिए, ओरिजिनल शेयर्स कितने हैं इसके 20,000 10 रुपए वाले, और उन 20,000 में से होल्डिंग कंपनी ने कितने खरीदा है 12,000 शेयर 12,000, तो ये परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आ गई कितनी 60%। तो नेटवर्थ में होल्डिंग कंपनी का हिस्सा हो गया 378,750 इंटू 60%, दिस इज 2,27,250। अब हम इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर्स खरीदे हैं 12,000 शेयर्स खरीदे हैं, उनकी कॉस्ट है 1,70,000। लेकिन ये जो 1,70,000 जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि होल्डिंग कंपनी ने जब सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदे उसके लिए 1,70,000 पे कर दिया। अब जब सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड दिया तो वो डिविडेंड होल्डिंग कंपनी को भी मिला होगा, तो एक तरीके से होल्डिंग कंपनी अपन ये कह सकते हैं कि 1,70,000 उसकी रियल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि कुछ तो उन्हें डिविडेंड का फायदा मिल गया और उस डिविडेंड पे उनका वैसे कॉन्सेप्चुअली राइट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिविडेंड इस साल का नहीं है, वो डिविडेंड पिछले साल का डिविडेंड है। तो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से क्या करते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड को माइनस करते हैं। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कितना अमाउंट है 30,000, बट 30,000 तो पूरा है, पर होल्डिंग कंपनी ने तो सिर्फ 60% शेयर्स खरीदे हैं, तो 30,000 का 60% हम निकालेंगे तो वो अमाउंट आता है 18,000 रुपए। तो 170 में ये 18,000 जुड़े हुए हैं, इंक्लूडेड हैं, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई 1,52,000। अब आप देखिए हमने जो हिस्सा खरीदा है नेटवर्थ में होल्डिंग कंपनी ने वो है 2,27,250 का। उस हिस्से को पाने के लिए जो इन्वेस्ट करा है हमने अमाउंट वो है 1,52,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,52,000। तो एक तरीके से हमने कम अमाउंट पे किया है और हमें फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया 75,250 का। इसे हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। अब हम स्टेप 3 देखते हैं। इसका स्टेप 3 है दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और जैसा कि हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, माइनॉरिटी का मतलब है वो परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल जो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर नहीं किया है। तो माइनॉरिटी का क्या हिस्सा बनता है नेटवर्थ में, वो है 40%। ये कैसे निकाला, 60% शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर करे, अभी रिसेंटली हमने देखा था, तो 40% शेयर्स हैं जो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर नहीं करे और वही माइनॉरिटीज कहलाएंगे हमारे। तो 3,78,750 जो नेटवर्थ थी उसमें माइनॉरिटीज का हिस्सा बनता है 40%, एंड दिस फिगर कम्स टू 151,500। इसके अलावा माइनॉरिटीज को मिलता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री प्रॉफिट तो ऑलरेडी किसमें जुड़ा हुआ है, नेटवर्थ के अंदर, वो तो देने का क्वेश्चन ही नहीं है। पर जो बाद का प्रॉफिट है, यानी कि 1 जुलाई के बाद ये जो 9 महीने में जो सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसका 40% तो माइनॉरिटीज को मिलना तय है। तो हमें पता है कि साल भर का जो प्रॉफिट है सब्सिडरी कंपनी का, जो कि हमने मेमोरेंडम पीनल अकाउंट बना के निकाला था, वो आया था 75,000। इसको 9 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो गया 9/12। अब आपको ध्यान हो तो एक हमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी थी 1 जुलाई 2019 से, और 500 रुपए पर मंथ उसका चार्ज था। बट इस चीज की ना तो होल्डिंग कंपनी ने कोई एंट्री करी अपनी बुक्स में, ना सब्सिडरी कंपनी ने कोई एंट्री करी। इसका मतलब ये हो गया सब्सिडरी कंपनी के लिए एक तरीके का ये एक्सपेंडिचर था, एक तरीके से खर्चा था। तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च ये होता है 9 मंथ्स, इन 9 महीने का ये चार्जेस हो गया 500 इंटू 9 4500 रुपए, जिसे हम सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 75,000 सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट है इंटू 9/12। अब ये रह गया 9 महीने का प्रॉफिट। इस 9 महीने के प्रॉफिट में से हमने माइनस कर दिया सर्विस चार्ज जो सब्सिडरी कंपनी को अफोर्ड करना है, बियर करना है, और इसको माइनस करने के बाद 40% से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। इस पूरे प्रॉफिट पे माइनॉरिटीज का अधिकार नहीं है, माइनॉरिटीज का जो हक है, जो राइट है, वो सिर्फ 40% प्रॉफिट के ऊपर है। तो 75 इंटू 9/12
9 महीने के सर्विस चार्जेस माइनस करे और इनटू 40%, और ये फिगर आ गया 20,700। आप इसको टोटल कर लीजिए, नेटवर्थ में शेयर और प्रॉफिट में शेयर, ये आ गया 1,72,200। अब हम आते हैं स्टेप 4, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स को, दोनों प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। सबसे पहले हम उतारते हैं यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट, और होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है 2,60,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट पे जो होल्डिंग कंपनी का अधिकार है। तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट थे 75,000, हमें निकालना है पोस्ट एक्विजिशन वाले, दैट इज इंटू 9/12। उसमें से हमने देखा अभी सर्विस चार्जेस हैं 4,500, वो माइनस करा, और उसमें 60% हिस्सा किसका है, होल्डिंग कंपनी का, क्योंकि 40% पे हिस्सा किसका है, माइनॉरिटीज का, तो 60% पे हिस्सा किसका हो गया, होल्डिंग कंपनी का। तो 75,000 इंटू 9/12 माइनस 4,500, जो आंसर आएगा उसका 60% निकालेंगे तो ये आता है फिगर 31,050, 31,050। फिर हमने इसमें ऐड करा है सर्विस चार्जेस। देखो ध्यान से सुनना, ये सर्विस चार्जेस होल्डिंग कंपनी ने चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी के लिए तो इनकम हो गई, और सब्सिडरी कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, और दोनों ने इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था। तो होल्डिंग कंपनी ने भी एक मिस्टेक करी कि उन्होंने अपने प्रॉफिट में इस सर्विस चार्जेस को, जो कि उसको लेने थे, उसे इनकम के रूप में रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो अब हमें करना पड़ेगा। तो 500 रुपए महीने के हिसाब से 9 महीने का सर्विस चार्जेस होल्डिंग कंपनी की इनकम है, और ये अमाउंट आता है 4,500 रुपए, 4,500। इन तीनों आइटम को हम जोड़ते हैं तो ये आता है 295,550। अब इसमें से हमें दो चीजें माइनस करनी है। एक तो माइनस करना है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। आपको पता है सब्सिडरी कंपनी ने 1 सितंबर 2019 को कुछ डिविडेंड बांटा था, और ये जो डिविडेंड बांटा था ये लास्ट ईयर की शेयर कैपिटल के बैलेंस पे बांटा था, और ये जो डिविडेंड था इसको हमने नाम दिया था प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये होल्डिंग कंपनी की किसी भी एंगल से इनकम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है, और होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स कब खरीदे हैं, होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं जुलाई 2019 में। इसका मतलब इस डिविडेंड के डिक्लेरेशन के, एक तरीके से डिविडेंड डिक्लेरेशन के, ठीक है, पहले खरीद लिए हैं, लेकिन इस डिविडेंड पे होल्डिंग कंपनी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लास्ट ईयर की शेयर कैपिटल पे दिया हुआ है। तो अगर इस पे कोई अधिकार ही नहीं है तो इसका मतलब ये हमारी इनकम का पार्ट भी नहीं है। बट सब्सिडरी कंपनी ने दिया कब, ये सितंबर में दिया। तो सितंबर में दिया, इसका मतलब है होल्डिंग कंपनी के P&L में ये डिविडेंड इंक्लूड हो गया था। तो हम इसको क्या कर देंगे, अब लेस कर देंगे। तो 30,000 का जो डिविडेंड था उसमें होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा बनता है वो बनता है 60%, यानी कि ये अमाउंट हो गया 18,000। अब जो नॉर्मल पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ऐसा तब होता है जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को माल बेचती है और सब्सिडरी के पास वो माल बच जाता है। तो सब्सिडरी कंपनी का जो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो दिया हुआ है 40,000, और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है इस स्टॉक में इस सारा का सारा स्टॉक होल्डिंग कंपनी द्वारा बेचा हुआ था, और होल्डिंग कंपनी ने इस पे 25% प्रॉफिट कमाया था, कॉस्ट पे 25%। तो हम 25/100 नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 25/125, 25/125। रीजन, कॉस्ट है 100, प्रॉफिट है 25, और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 125। और ये जो 40,000 का स्टॉक है ये सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने बेचा और सब्सिडरी के पास आया, तो सब्सिडरी के पास कौन सी वैल्यू पे माल आया, सेलिंग प्राइस पे आया। तो 40,000 रिप्रेजेंट करता है सेलिंग प्राइस को, इसलिए हम 25/100 की जगह क्या करेंगे 25/125। तो इस 40,000 में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो है 8,000 रुपीज। इसको हम क्या करेंगे, एक तो प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, और जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो स्टॉक में से माइनस करेंगे। इस तरह से इन तीनों आइटम को ऐड करा और 18,000 और 8,000 को माइनस करा। हमारा जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो है 269,550। चारों स्टेप्स देखने के बाद अब हम तैयार करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑब्वियसली ये ग्रुप की कहलाएगी, क्योंकि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों को मिला के बनाई जा रही है। तो वी कैन से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ग्रुप H लिमिटेड एंड S लिमिटेड, एंड वी आर प्रिपेयरिंग इट ऑन 31 मार्च 2020। सबसे पहले हम लेते हैं लायबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल।
शेयर कैपिटल हमें होल्डिंग की दी हुई थी 10 लाख और सब्सिडरी की दी हुई थी 3 लाख रुपीस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, शेयर कैपिटल हमें सिर्फ होल्डिंग कंपनी की ही लिखनी होती है। तो ये हमने लिख दिया, होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए। फिर हम आते हैं जनरल रिजर्व, इट्स गिवन 4,20,000 एंड 50,000। ये भी हमें सिर्फ किसका लिखना होता है, होल्डिंग कंपनी का। ये जनरल रिजर्व आ गया 4,20,000। अब आते हैं पी एंड एल, हमें 260 और 85,000 दिया हुआ है। ये हमें कंसोलिडेटेड लिखना होता है, जो कि हमने वर्किंग नोट में स्टेप 4 में निकाला था। तो स्टेप 4 के हिसाब से हमारा जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आया था वो था 269,550। इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। अगर आपको ध्यान हो तो जो स्टेप 2 हमने कैलकुलेट किया था उससे हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। अगर गुडविल आता तो असेट साइड में आता, पर हमारे क्वेश्चन में आया था कैपिटल रिजर्व और वो फिगर है 75,250। इट्स अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट आइटम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने स्टेप 3 में कैलकुलेट किया था एंड द फिगर वाज 170 to 200। ये वो परसेंटेज होल्डिंग्स है, ये वो परसेंटेज शेयर कैपिटल है जो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर नहीं करी है। ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है एंड द टोटल अमाउंट इज 170 to 200। इसके बाद हम आते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर हमें दिए हुए हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स एच कंपनी का तो है 2,40,000 और सब्सिडरी कंपनी का है 42,000। दोनों को ऐड कर लीजिए तो 240 और 42 अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये फिगर आता है 2,82,000। अब आते हैं बीपी। बीपी हमें दिया हुआ है 80,000 एंड 60,000। तो 80 प्लस 60 ऑब्वियसली दोनों को मर्ज करना है, बट बीपी के बारे में हमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था। ये जितने भी बीपी सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में हैं, ये सारे के सारे होल्डिंग कंपनी के फेवर में लिखे गए थे। इसका मतलब ये हो गया कि ये सब्सिडरी कंपनी के लिए तो हो गए बीपी और होल्डिंग कंपनी के लिए क्या हो गए, बीआर। तो इट विल बी कॉल्ड म्यूचुअल डेट। हम इसे क्या करेंगे, होना तो ये चाहिए कि पूरा का पूरा 60 बीपी में से माइनस होना चाहिए और बीआर में से क्या होना, बीआर में से भी माइनस होना चाहिए। बट एक पॉइंट और लिखा हुआ था इंफॉर्मेशन में कि ये जो 60,000 के बीपी हैं, यानी कि होल्डिंग कंपनी के लिए क्या हो गए, ये बीआर हो गए। इस 60,000 के बीआर में से होल्डिंग कंपनी ने क्या करा था, 20,000 के बीआर को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। यानी कि वो बीआर अपने पास रखे ही नहीं होल्डिंग कंपनी ने, वो बीआर किसको दे दिए उन्होंने, बैंक को दे दिए। यानी कि 60,000 के बीआर में से अब होल्डिंग कंपनी के पास बीआर कितने के रह गए, मात्र 40,000 के। दोबारा सुन लीजिए, सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में बीपी बोल रहा है 60,000, बट होल्डिंग कंपनी की बुक्स में बीआर कितना बोल रहा है, सिर्फ 40,000, क्योंकि 20,000 का बीआर होल्डिंग के पास है ही नहीं, वो बैंक के पास जाके डिस्काउंट हो चुका है, हम उसका पैसा कैश लेके बैठे हुए हैं। तो अब ध्यान से सुनना, 40 का बीआर, 60 का बीपी। म्यूचुअल डेट तभी माना जाता है जब वो सेम फिगर हो। तो यहाँ पे सेम फिगर है ही नहीं, एक 60 का अमाउंट है बीपी और बीआर का हमारा 40। तो जो कॉमन फिगर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 40, जिसे हम म्यूचुअल डेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो हम बीपी में से भी 40 माइनस करेंगे और बीआर में से भी 40,000 माइनस करेंगे। तो इस तरह से देखिए आप, बीपी 80 प्लस 60 और म्यूचुअल बीपी कितना बचा, 40, इसको हमने माइनस कर दिया और ये निकल के आया फिगर 1,00,000 रुपए। अब इसका टोटल लगाएंगे, ये हो जाएगा 23,19,000, यानी कि 23,19,000। अब हम आते हैं असेट साइड में। असेट साइड में अगर हम देखते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग हमें दी हुई है 4,00,000 और 1,00,000, दोनों को मर्ज कर लिया हमने। 4 + 1 कितना हो गया, 5,00,000 रुपीस। अब हम आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे, 5,00,000 और 1,00,000, ये टोटल हो गया हमारा कितना, 6,00,000 रुपए। अब हम आते हैं गुडविल पे, इट्स 3,00,000 एंड 70,000, दोनों को हमने ऐड कर लिया तो ये हो गया 3,70,000। चलिए अब गुडविल की बात, थोड़ा सा इसको एक चीज बता दूं, हमने कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी में शो करा है और गुडविल को एसेट्स में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। बट कुछ ऑथर्स कई बार क्या करते हैं, इस कैपिटल रिजर्व को गुडविल के अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कैपिटल रिजर्व यहाँ पे नहीं आता और वो गुडविल में से लेस होके आ जाता। ये एक तरीके से प्रेजेंटेशन का तरीका है जो कुछ ऑथर्स यूज करते हैं, बाकी आप इस तरह से भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके बाद हम एक आइटम दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, यानी कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 1,70,000 जो शेयर्स खरीदे थे 60%, उसका अमाउंट है 1,70,000। ये फिगर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल को नहीं दिखाया है और उसी शेयर कैपिटल में हमने ये इन्वेस्ट करा है। तो ये शेयर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट आपस में क्रॉस हो जाता है, आपस में
कट जाता है। तो ध्यान रखना है, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल भी नहीं आती है, तो होल्डिंग ने जो शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो भी आपको नहीं दिखाना है। हाँ, दूसरे इन्वेस्टमेंट आएंगे, पर जो उसकी शेयर कैपिटल में होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। अब आते हैं स्टॉक। स्टॉक अमाउंट है हमारा 2,40,000, दोनों को ऐड करते हैं 2,40,000। आपको ध्यान हो, हमने 8,000 का इसमें एक प्रोविजन बनाया था, क्लोजिंग स्टॉक में एक प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, होल्डिंग कंपनी ने जो अर्न किया था वो हमने निकाला था 40,000 इंटू 25/125 करके, तो वो 8,000 है, उसको हमने प्रॉफिट में से माइनस करा था, इधर हम स्टॉक में से माइनस करेंगे और ये टोटल अमाउंट आ जाएगा स्टॉक का 2,32,000। अब आते हैं डेटर्स। डेटर्स हमें दिए हुए 3 लाख और 135, दोनों को ऐड करेंगे 435। बीआर हमारा है 50 प्लस 30, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन करा था कि बीपी में म्यूचुअल डेब्ट निकला था 40, तो बीआर में भी म्यूचुअल डेब्ट कितना निकलेगा 40, तो 50 प्लस 30 माइनस 40, ये आ गया हमारे पास 40,000। कैश बैलेंस 80 प्लस 62, ये हो गया कितना 1,42,000। इस तरह से असेट साइड का टोटल हमारा हो गया 23,19,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत सी चीजें डिस्कस करी, बोनस शेयर का ट्रीटमेंट, प्री एक्विजिशन का डिविडेंड, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी से कुछ सर्विस चार्जेस लिए जिसकी बुक्स में एंट्री नहीं थी, बीपीबीआर में म्यूचुअल डेब्ट्स का अमाउंट, इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है। आई होप ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी एंड यू विल लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।